4 मामले में न्यायालय द्वारा आदेश भी पारित कर दिया गया। मुजफ्फरपुर के 2 चर्चित अपराधी हैं जिन्होंने अपराध से काफी संपत्ति अर्जित की है और काफी लंबा आपराधिक इतिहास रहा है कि क्राइम से अर्जित अपराध जनित संपत्ति जो उन्होंने चिन्हित किया है उसको अटैच करने के लिए, कुर्क करने के लिए यदि 14 दिन के अंदर में जवाब नहीं आता है तो न्यायालय को एक्स पार्टी डिसीजन देने का भी प्रावधान किया गया है। न्यायालय एक्स पार्टी एक पक्षीय निर्णय उसमें उनकी संपत्ति को कुर्क करने के लिए आदेश करेगा। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं लाइव सिटीज को। मेरा नाम अभिषेक है। बिहार के 1172 अपराधी होंगे कंगाल। दरअसल आपको बता दें कि बिहार के डीजीपी विनय कुमार ने साफ साफ कह दिया है, इन्हें छोड़ेंगे नहीं, इन पर कार्रवाई की जाएगी। बीएनएसएस की धारा 107 के तहत इन सभी पर कार्रवाई की जाएगी, जिसमें कई विधायक और सांसद भी शामिल हैं। इतना ही नहीं, इसमें बड़े बड़े माफिया शामिल हैं, बड़े बड़े जो सैंडी माफिया हैं, साथ ही साथ किलर्स हैं, कॉन्ट्रैक्ट किलर्स हैं, वो भी इसमें शामिल हैं। और 1249 थाने में मामला दर्ज है इन पर, और इन लोगों ने जो है संपत्ति अपराध से बनाई है। ऐसे में बीएनएसएस की धारा के तहत इनकी संपत्ति जब्त होगी। और आईओ का पावर भी बिहार पुलिस ने अब बढ़ा दिया है। वो अब सीधे कोर्ट में संपत्ति जब्त के लिए आवेदन लिख सकते हैं, दाखिल कर सकते हैं। तो क्या कुछ कह रहे हैं बिहार के डीजीपी विनय कुमार, पहले आप वो सुनिए। प्रेस ब्रीफिंग हमारे प्रभाग के जो प्रभागाध्यक्ष हैं विभिन्न प्रभागों के, उनके द्वारा विगत सप्ताह की गई है। एडीजी सीआईडी के द्वारा की गई थी, एडीजी हेडक्वार्टर के द्वारा भी की गई थी। आज यह समझा गया कि कोई विशेष प्रकार का यदि विषय है तो उस पर डीजीपी के स्तर से भी वार्ता की जाए। हाल के दिनों में हम लोगों ने एक बड़ी मुहिम चलाई है क्राइम प्रोसीड्स को जब्त करने के लिए। जो नए कानून बने हैं उसमें एक बड़ा ही प्रभावकारी प्रावधान लाया गया है। उसमें धारा 107 बीएनएसएस के तहत इसमें क्राइम प्रोसीड्स को जब्त करने के लिए आईओ को सशक्त बनाया गया है। यदि किसी केस के अनुसंधान के क्रम में आईओ को यह पता चलता है कि अमुक व्यक्ति ने अपराध के माध्यम से संपत्ति चल या अचल अर्जित की है, तो आईओ को यह पावर दिया गया है कि आईओ अपना एक प्रस्ताव तैयार करके संपत्ति को चिन्हित करके उसकी विशिष्टियों का उल्लेख करते हुए, और न्यायालय में उसमें भी ऑप्शन है, कोर्ट भी लिखा हुआ है, कोर्ट हैविंग जुरिस्डिक्शन भी लिखा हुआ है, ट्रायल कोर्ट, यदि ट्रायल चल रहा है केस का, ट्रायल के स्टेज में है तो ट्रायल कोर्ट में भी दे सकता है। तो इसमें कई ऑप्शंस है, डिपेंडिंग ऑन द स्टेज ऑफ द केस। विभिन्न न्यायालयों में वो अपनी अर्जी दाखिल कर सकता है कि क्राइम से अर्जित अपराध जनित संपत्ति जो उन्होंने चिन्हित किया है उसको अटैच करने के लिए, कुर्क करने के लिए। इसके पूर्व जो अपराध जनित संपत्ति की अटैचमेंट की कार्रवाई थी वो काफी लंबी प्रक्रिया थी नए कानून आने के पहले। उसमें आप जिला के स्तर पे चिन्हित करते थे संपत्ति को, फिर जिला स्टेट के लेवल पे आर्थिक अपराध इकाई को नोडल बनाया गया था। आर्थिक अपराध इकाई में प्रस्ताव आता था राज्य के विभिन्न जिलों से। आर्थिक अपराध इकाई फिर उसकी वेटिंग करके एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट जो एक केंद्रीय संस्था है वहां भेजती थी, और ईडी के स्तर से जो शेड्यूल्ड ऑफेंसेस के अंतर्गत आते थे उस पर कार्रवाई होती थी। तो इसमें टाइम भी अधिक लगता था, ईडी की अपनी प्राथमिकताएं रहती हैं। तो नए कानून में इसे व्यापकता प्रदान करने के लिए आईओ को सशक्त बनाया गया है कि आईओ अनुसंधान के क्रम में यदि पाते हैं कि किसी अपराधी के द्वारा अपराध के माध्यम से अकूत संपत्ति, चल अचल संपत्ति अर्जित की गई है तो उसको अटैच करने के लिए, और प्रक्रिया को भी काफी सरल रखा गया है कि वो प्रस्ताव न्यायालय में समर्पित करेंगे, न्यायालय नोटिस इशू करेगा, 14 दिन का समय देगा उनको एक्सप्लेन करने के लिए, जो भी अपराधी हैं उनको
कि आप न्यायालय में आकर जवाब दीजिए कि यह संपत्ति आपने कैसे अर्जित किया है। यदि 14 दिन के अंदर में जवाब नहीं आता है तो न्यायालय को एक्स पार्टी डिसीजन देने का भी प्रावधान किया गया है। न्यायालय एक्स पार्टी एक पक्षीय निर्णय उसमें उनकी संपत्ति को कुर्क करने के लिए आदेश करेगा। आदेश का क्रियान्वयन जिला पदाधिकारी के स्तर से होता है। न्यायालय के आदेश के परिप्रेक्ष्य में जिला पदाधिकारी आदेश पारित करेंगे, उस संपत्ति को किस तरीके से निष्पादित करना है उसके संबंध में स्पष्ट आदेश पारित करेंगे। यदि कोई विक्टिम आइडेंटिफाइड है, यदि अपराध से पीड़ित व्यक्ति यदि उसकी पहचान हो जाती है तो उस संपत्ति को डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को 60 दिनों के अंदर विक्टिम के बीच में वितरित कर देना है। यदि विक्टिम आइडेंटिफाइड नहीं है तो उस संपत्ति पर राज्य सरकार का अधिकार हो जाएगा कि राज्य सरकार में उस संपत्ति वेस्ट हो जाएगी। तो ये काफी व्यापक कानून का प्रावधान किया गया है धारा 107 पीएनएसएस में। दिसंबर माह से ही इस पर कार्रवाई प्रारंभ की गई। चूंकि नया प्रावधान है इसलिए इस प्रावधान को मैच्योर होने में समय लगता है। दिसंबर में ही आदेश यहाँ से मानक संचालन प्रक्रिया हमारे स्तर से निर्गत की गई थी। सभी पुलिस पदाधिकारियों को निर्देश दिया गया था कि आप लोग अपराधियों को चिन्हित करें जिनके द्वारा संपत्ति अर्जित की गई है अपराध के माध्यम से। सभी जिलों के द्वारा करीब 1000 से अधिक मामले चिन्हित किए गए और उसमें से काफी सारे मामले, चूंकि एक पदक्रम है, अनुसंधानकर्ता बढ़ाते हैं अपने सर्किल इंस्पेक्टर एसडीपीओ के माध्यम से एसपी तक जाता है मामला। फिर चूंकि कानून में ही प्रावधान है कि कमिश्नर ऑफ पुलिस या एसपी के अनुमोदन के पश्चात अनुसंधानकर्ता न्यायालय में दायर करेंगे अपनी अर्जी। तो सबसे पहले तो आपको चिन्हित करना है, उनकी संपत्ति का पता लगाना है जो अपने में एक टाइम टेकिंग प्रोसेस है। उसके बाद प्रस्ताव तैयार करके और जो पुलिस का पदक्रम निर्धारित है एसपी तक, उस पदक्रम में ऊर्ध्व पदक्रम में भेजना है। आईओ एसएचओ को लिखेगा, एसएचओ सर्किल इंस्पेक्टर एसडीपीओ एसपी को लिखेगा। एसपी के यहाँ एग्जामिन होकर के उसको अनुमोदित किया जाए। एसपी के अनुमोदन के पश्चात आईओ कोर्ट में उसको दाखिल करेगा। कोर्ट में दाखिल करने के बाद कोर्ट अपनी प्रक्रिया प्रारंभ करती है। तो इस तरह जो कार्रवाइयां की है, 1249 हमारे थाने हैं। इन थानों में अभी तक हम लोगों ने 1172 अपराधियों को चिन्हित किया है कि उन्होंने अपराध के माध्यम से संपत्ति अर्जित की है। 239 मामलों को अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी मतलब एसडीपीओ के द्वारा एसपी को अग्रसारित किया गया और 212 मामलों में अभी तक एसपी के कार्यालय में विचार किया जा रहा है। 188 मामले ऐसे हैं जिसमें गंभीर टाइप के हैं, जो कॉन्ट्रैक्ट किलर्स हैं, जैसे मुजफ्फरपुर में जो आपको धोखा हो रहा है, दे आर ऑल कॉन्ट्रैक्ट किलर्स। ऑब्वियसली शराब जो लीकर माफिया है जो दर्जनों कांडों में या एक से अधिक कांडों में चार्जशीट हुए हैं, उनको भी शामिल किया गया है। सैंड माफियाज हैं, मतलब हर तरह के अपराध को शामिल किया गया है जिसके माध्यम से संपत्ति अर्जित की गई है। और चूंकि मैंने बताया कि एक नया प्रावधान है, जुडिशियरी में अभी काफी कंफ्यूजन था कि कौन ऑर्डर पास करेंगे, किस तरह का ऑर्डर पास करेंगे। तो धीरे धीरे इसमें मैच्योरिटी आ रही है और इसमें टाइम लगा है, लेकिन हम लोग 4-5 महीने के अंदर में आदेश भी न्यायालय के द्वारा पारित कराने में सक्षम हुए और धीरे धीरे इसमें और वृद्धि आएगी। और प्रस्ताव की संख्या भी बढ़ रही है पुलिस की ओर से। एसपी के अप्रूवल के बाद जा रहा है 212 प्रस्ताव जो है, 188 न्यायालय को प्राप्त कराया जा चुका है। तो इसमें भी गति आई है और धीरे धीरे जब भारी संख्या में प्रस्ताव जाएंगे, आदेश पारित होंगे, तो इसका निश्चित रूप से एक बड़ा ही व्यापक असर समाज पे पड़ेगा। नहीं, इनमें कोई जरूरी नहीं, जेल में भी हो सकते हैं, बाहर भी हो सकते हैं। क्योंकि संपत्ति पर फोकस है इसमें कि उन्होंने संपत्ति अर्जित किया है। वो जेल में भी हो सकते हैं, बाहर भी हो सकते हैं, जेल से बाहर होकर के उनका ट्रायल भी चल रहा होगा। तो हर चरण में हो सकता है, कहीं पे भी हो सकता है।
हो सकता है वो किसी कारण में वांछित ना हो, बाहर हो, बेल पर हो, लेकिन अपराध से यदि संपत्ति अर्जित किए हैं तो उन पर प्रहार किया जाएगा। कानून बड़ा व्यापक है, कानून को एकदम ओपन रखा गया है। इसमें कहीं नहीं लिखा है कि ये संपत्ति उन्होंने कब अर्जित की है, कानून बनने के बाद की है, कानून बनने के पहले है, ये सब काफी ओपन रखा गया है। तो हम लोगों ने इसमें यह प्रावधान रखा है कि जब उन्होंने प्रथम अपराध किया, किसी भी अपराधी ने जब प्रथम अपराध किया, उसके बाद की जो इनकी संपत्ति है उसको हम प्रिज्यूम करेंगे कि वो अपराध से अर्जित संपत्ति है। सभी आएंगे। और इसमें हमने वही रखा है कि यदि अपराध उन्होंने प्रथम अपराध किया, उसके पहले यदि उनकी संपत्ति है तो उसको हम लोग इस दायरे से बाहर रख रहे हैं। प्रथम अपराध कारित करने के पश्चात की सारी संपत्तियां अपराध जनित मानी जाएगी और उसको हम लोग अटैच करने के लिए न्यायालय को प्रस्ताव भेजेंगे। वर्तमान या पूर्व माननीय विधायक, सांसद नहीं, अभी ये तो कहना मुश्किल है। अभी हम लोगों ने लिस्ट का पूरा एक एक करके अध्ययन नहीं किया, अभी हमने नंबर्स मांगा है, लेकिन ऐसा कोई ये कोई जरूरी नहीं है कि ना हो, अच्छी खासी संख्या में हो सकते हैं। और आप लोग जानते हैं कि कई लोगों के खिलाफ हम लोगों ने कार्रवाई शुरू भी की है। इसलिए ये हर तरह के अपराध से अर्जित संपत्ति किसी ने भी बनाया हो, चाहे वो किसी भी स्तर के हो, पदाधिकारी भी हो। जैसे अभी एक हमारा पुलिस का ही एक एएसआई के यहाँ बहुत सारे हथियार जब्त हुए, उनकी भी संपत्ति पता की जाएगी, जो संपत्ति बनाए होंगे जब्त होगी, चाहे वो पदाधिकारी हो या किसी भी पद के धारक हो, चाहे वो सामाजिक पद हो, राजनीतिक पद हो। यदि अपराध उन्होंने किया, यदि अपराध नहीं किया है, कोई केस नहीं दर्ज है, तो हम लोग नहीं जब्त कर सकते। इसमें केस होना आवश्यक, केसेस शुड बी रजिस्टर्ड अगेंस्ट दैट पर्टिकुलर इंडिविजुअल। विपक्षी पार्टियों का आरोप लगा ऐसे हैं जिसमें माननीय न्यायालय में प्रस्ताव भेजा जा चुका है। माननीय न्यायालय के विचाराधीन 188 व्यक्तियों के विरुद्ध, अपराधियों के विरुद्ध जो प्रस्ताव समर्पित किया गया उस पर विचाराधीन, और 4 मामले में न्यायालय द्वारा आदेश भी पारित कर दिया गया। मुजफ्फरपुर के 2 चर्चित अपराधी हैं जिन्होंने अपराध से काफी संपत्ति अर्जित की है और काफी लंबा आपराधिक इतिहास रहा है। उनके विरुद्ध सबसे पहले किया गया था और धीरे धीरे अन्य न्यायालयों के द्वारा भी इस दिशा में कार्रवाई की जा रही है। तो एक सबसे बड़ा प्रावधान है, क्योंकि अपराधी जब अपराध करते हैं, अपराध करके उनकी गिरफ्तारी होती है, गिरफ्तारी होने के बाद न्यायालय की प्रक्रिया प्रारंभ होती है। कुछ समय के बाद उनको बेल भी मिल जाता है, बेल पर बाहर आते हैं, फिर अपराध करते हैं। तो ये बार बार अपराध करते हैं, पुलिस फिर सक्रिय होती है, गिरफ्तार करती है, तो ये बार बार जो एक सिलसिला चलता है, इसका उतना प्रभावकारी इम्पैक्ट नहीं पड़ता है। यदि सजा हो गया तो फिर उस पर इम्पैक्ट पड़ता है, इसलिए सजा में भी समय लगता है, लेकिन ये काफी त्वरित प्रक्रिया है। तो बिहार के डीजीपी विनय कुमार ने साफ साफ कह दिया है 1172 अपराधी छोड़े नहीं जाएंगे। इसमें बड़े बड़े लोग शामिल हैं, सांसद विधायकों का नाम भी शामिल हो सकता है। साथ ही साथ आपको बता दें कि इसमें माफिया का नाम भी है, कॉन्ट्रैक्ट किलर्स हैं, गरौल की भी बात डीजीपी ने बोली है और कई महत्वपूर्ण बातों को बताया है। आईओ का पावर भी बढ़ा दिया गया है। तो बने रहिए लाइव सिटीज के साथ, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए, पेज को लाइक करिए। धन्यवाद।